जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर की एक सीरीज हमने स्टार्ट की है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IOCL के लिए, सेल के लिए और PGCIL के लिए और बेसिल के लिए, और जितने भी एग्ज़ाम में अपना इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइम वेस्ट करते ना हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कॉइल में सदैव होता है, क्या होता है? मैग्नेटिक सर्किट एक सी होती है। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या की अपेक्षा अधिक होती है, जो प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में। और तीसरा क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में पावर, जो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में पावर होती है वो क्या होती है? सेकेंडरी साइड की पावर के बराबर होती है। और ट्रांसफार्मर का EMF मान निर्भर करता है, जो ट्रांसफार्मर का EMF मान होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो मान होता है, वो निर्भर करता है फ्रेक्वेंसी, टर्नों की संख्या और फ्लक्स के ऊपर वो निर्भर करता है EMF मान। और अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में ब्रीथर का कार्य क्या होता है? ब्रीथर का काम क्या होता है? तो उसका आंसर है, ब्रीथर का काम यही होता है कि जब ट्रांसफार्मर हवा लेता है, बाहरी हवा लेता है, तो उसको क्या करता है, उसके अंदर जो भी नमी रहता है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, ट्रांसफार्मर में अधिकतम इफिशियंसी प्राप्त करने की दशा, यानी ट्रांसफार्मर से अधिकतम मैक्सिमम इफिशियंसी हम किस केस में प्राप्त कर सकते हैं? तो जब क्या हो जाता है, हमारा कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर हो रहता है, इक्वल रहता है, तब जाकर हम उससे क्या करते हैं, इफिशियंसी ज़्यादा ले सकते हैं, उसके आउटपुट पे हम ज़्यादा लोड डाल सकते हैं, इफिशियंसी हो गया। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 7 के, कि ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट करने से हमें क्या मिलता है? ट्रांसफार्मर की ओपन सर्किट टेस्ट करने से हमें क्या मिलता है? तो ED करंट लॉसेज और हिस्टैरिसीस लॉसेज दोनों का योग मिलता है। जब ट्रांसफार्मर का हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो ओपन सर्किट टेस्ट को हम आयरन लॉसेज टेस्ट भी बोलते हैं। तो उसका आंसर ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 का, ट्रांसफार्मर में कौन सी लॉस लोड के साथ परिवर्तित होता है? तो ट्रांसफार्मर में लोड पूछा है, तो यानी ट्रांसफार्मर का लोड क्या होता है कि जब हम कनेक्ट करते हैं, जब हम कोई भी लोड डालते हैं तो उसके साथ क्या होता है, कॉपर लॉस परिवर्तित होता रहता है और आयरन लॉस स्थिर रहता है। तो कॉपर लॉस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना पड़ता है, और आयरन लॉस निकालने के लिए हमको ओपन सर्किट टेस्ट करना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यदि एक ट्रांसफार्मर में कोर फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ा दिया जाए, तो यदि उसकी जो ट्रांसफार्मर है उसकी कोर डेंसिटी को बढ़ा देंगे तो हम ट्रांसफार्मर के आकार को कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, यानी हीटिंग? तो आपको याद होगा कि जब ट्रांसफार्मर काम करता है तो उसके अंदर क्या होता है, वाइंडिंग रहती है। वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, वाइंडिंग वो पूरे टैंक में क्या होता है, ऑयल भरा रहता है। तो यानी वाइंडिंग पे ही हमारा पूरा डिपेंड करता है। तो ट्रांसफार्मर इसमें पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे ज़्यादा हीट होता है, तो होता है वाइंडिंग में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्रांसफार्मर के ब्रीथर में रसायन होता है, जो ट्रांसफार्मर में ब्रीथर लगा रहता है, आप नीला कलर का देखते हैं, जब वो अच्छा रहता है तो नीला कलर का रहता है और जब ख़राब हो जाता है तो पिंक कलर का हो जाता है। तो यदि उसको रीयूज करना है आपको, तो उसको क्या करेंगे कि 200 डिग्री सेल्सियस तक उसको यदि हीट करते हैं तो फिर वो पुनः अपने यूज करने लायक हो जाता है। तो उसके अंदर उसका जो नाम रहता है, जो नीला कलर का है, नमक की तरफ देखेंगे आप तो लगेगा, लेकिन वैसे नमक की तरह होता नहीं है। उसका नाम रहता है सिलिका जेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर को पैरेलल चलाने के लिए कौन सी अवस्था आवश्यक है?
जब पैरेलल यानी दो ट्रांसफार्मर को जब हम पैरेलल चलाते हैं तो उसको चलाने के लिए क्या क्या देखा जाता है। तो पहली बात तो देखने के लिए तो वोल्टेज भी देखते हैं, फ्रेक्वेंसी भी देखते हैं, और अपना परसेंटेज इम्पीडेंस भी देखते हैं, और फेज सीक्वेंस भी देखते हैं। तो उसमें से कोई भी एक रहना चाहिए, या तो फिर तीनों आपके क्वेश्चन में आ सकता है, या तो फिर एक रहे, या इसमें क्या होता है फ्रेक्वेंसी समान रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस होता है। जैसे प्राइमरी एक तो होता है वेक्टर ग्रुप क्या करता है, फेज डिफरेंट को ही डिनोट करने के लिए रहता है। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस जो रहता है वो 180 डिग्री का रहता है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स कौन से हैं। ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स कौन से हैं। तो ट्रांसफार्मर के वैसे यदि देखने जाए तो मेन पार्ट्स तो इसके बहुत होते हैं, जैसे कंजर्वेटर टैंक हो गया, ये सब हो गया, और ऊपर एक्सप्लोजन वेंट हो गया, ये सब हो गया। लेकिन इसके मेन पार्ट जो होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, कोर, यही मेन इसके पार्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो इसमें आ जाता है, आयरन लॉस मालूम करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। आयरन लॉस पता करने के लिए जो हमने बात किया अभी पिछले क्वेश्चन में, कि आयरन लॉस मालूम करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, इसमें भी आयरन लॉस पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो ओपन सर्किट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है। आप देखे होंगे कई जगह ट्रांसफार्मर लगा रहता है, तो उसकी रेटिंग केवीए में होती है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। आप हमें बताइएगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ट्रांसफार्मर में कनेक्शन होता है, तो जो ट्रांसफार्मर में कनेक्शन होता है, स्टार स्टार हो सकता है, डेल्टा डेल्टा हो सकता है, स्टार डेल्टा हो सकता है, और डेल्टा स्टार हो सकता है। यही 4 टाइप का उसके अंदर कनेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, तो ट्रांसफार्मर कोर की आकार होती है, उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो पतली पतली पत्तियां लगी रहती हैं उसी को कोर बोलते हैं। और वो किससे बनी रहती है, वो हाई रेजिस्टेंस स्टील की पत्तियां बनी रहती हैं। वो ऐसा होती हैं कि एक तरह से लेमिनेटेड रहती हैं, दूसरी तरह से नहीं रहती हैं। तो उसकी जो आकार होती है ना, EIL, यानी EIL यू, एक यू टाइप का भी रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक ई इधर से मिलेगा, एक ई इधर से, तो ये वाला, तो यानी ये एक ट्रांसफार्मर हो गया। फिर यदि एक एल इधर से मिलेगा, एक एल इधर से मिलेगा, तो भी एक ट्रांसफार्मर बन सकता है। और यू, एक यू इधर से मिलेगा, एक यू इधर से, तो भी ट्रांसफार्मर बन सकता है। और आई यानी इधर से इधर से इधर से इधर से 4 आई मिल के भी ट्रांसफार्मर बन सकता है। तो ये ILU यानी इसको इलू कह सकते हैं, इलू टाइप का होता है। और क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, तो ट्रांसफार्मर कोर की मोटाई कितनी होती है। तो इसके अंदर जो कोर होती है ना, ये जो इस सिलिकॉन की कोर लगी रहती है, तो इसकी जो मोटाई होती है 0.35 mm से लेके 0.50 mm तक होती है। और ट्रांसफार्मर एक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर एक है स्टैटिक डिवाइस है। इसमें स्टैटिक डिवाइस इसलिए बोलते हैं कि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक डिवाइस, यानी स्थिर डिवाइस है। और जिसमें घूमने वाला पार्ट होता है उसको हम मशीन बोलते हैं। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि मशीन किसे कहते हैं, तो मशीन उसी को कहते हैं जिसमें वो रोटेटिंग करने वाला पार्ट हो, तो उसमें उसको हम मशीन बोलते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, अगला सेशन हम लाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है हमारे, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, IOCL इलेक्ट्रिकल के लिए, सेल इलेक्ट्रिकल के लिए, और जैसे PGCIL हो गया, पावर ग्रिड, PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के लिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं पिछले कई
सालों का क्वेश्चन देखा मिलाया, तो उसमें ये इतने पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग भी पढ़ के कुछ अंक प्राप्त कर लें। तो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगला इसका मैं पीडीएफ अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उससे आप इजीली डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड।